नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और आमतौर पर आज के दिन हिंदी पर बात करने का रिवाज है। रस्म के तौर पर कुछ ना कुछ बात की जाती है आज के दिन हिंदी पर। एक हिंदी पत्रकार होने की हैसियत से जो कुछ मैं बात कह सकता हूँ, कर सकता हूँ, वो करूँगा। एक याद आता है मुझे प्रकरण, एक मौका। एक बच्चों के स्कूल में मैं अतिथि था और अतिथि होने के नाते वहाँ बोलना ज़रूरी था। और मेरे सामने बच्चों के अलावा उनके जो शिक्षक, उनके अध्यापक थे, वो भी थे। उनसे बड़ा बल मिला मुझे कि उनको संबोधित करते हुए मैं कोई बात कह सकता हूँ। मैं पहुँचा और मैंने प्रश्नवाचक शैली में एक सवाल रखा बच्चों से कि छोटा आ और बड़ा आ, इसका फर्क क्या है? क्या किसी बच्चे को पता है? तो जो कुछ भी बच्चों ने बताया, 5-7 मिनट खर्च हुए इस पर। उन 5-7 मिनट का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ, वो ये था निकल कर के आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि छोटे आ को धीरे से बोलेंगे और बड़े आ को ज़रा ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया मैंने कि ये स्वर हैं, छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ। इन्हीं की मात्राएं लगती हैं स्वरों की। तो उनसे दूसरा सवाल मैंने ये भी किया कि ये मात्राएं क्या हैं। तो मात्रा के विषय में बहुत ज़्यादा उनकी फैकल्टीज़ भी और जो वो बच्चे भी थे, वो उस तरह का जवाब नहीं दे पाए जो कि मात्रा, जो शब्द है, उससे मैच करता हो। आखिर में बहुत लंबी बातचीत हुई और उसके निकल कर आया कि भाई मात्रा मीन्स क्वांटिटी, और क्वांटिटी जिन जिन चीज़ों की हो सकती है, वज़न की हो सकती है, दूरी की हो सकती है, समय की हो सकती है। तो उनको सजेशन दिया गया, फिर भी वो बहुत आसानी से, कि ये किस तरह की क्वांटिटी है मात्राएँ। छोटे आ की मात्रा तो नहीं होती, खैर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये मात्रा किस चीज़ की है। तो आखिर में मुझे मौका मिला कहने का उनसे, मुझे कि भाई ये मात्रा समय की है, ये टाइम की क्वांटिटी है। छोटे आ को बोलने में जितना समय लगेगा, बड़े आ को बोलने में उससे दुगना समय, कम से कम दुगना समय लगेगा। और उसी से डिफरेंशिएट होगा, उसी तरह से फ़र्क पैदा होगा कि छोटे आ और बड़े आ में क्या है। बच्चे बड़ा गौर से उसको देख रहे थे, ख़ासतौर पर 6th क्लास 7th क्लास के जो बच्चे थे, वो बड़े अम्यूज़ हो के उन्होंने कि भाई क्वांटिटी है ये, और ये मामला ज़ोर से बोलने और धीरे बोलने का नहीं, बल्कि ये बाकायदा समय का मामला है। तो हमारा जो हिंदी का प्रोनंसिएशन है, हमारा जो उच्चारण है, वो उच्चारण न सिर्फ हिंदी का बल्कि किसी भी भाषा का, वो उच्चारण ही उसमें सम्मोहन लाता है। वो कोई भी लैंग्वेज जो हिप्नोटिक बनती है, वो हिप्नोटिक उसी उच्चारण से बनती है। ये मुझे मेरे टीचर्स जो भी रहे भाई, शुरू से लेके बाद तक के, उन्होंने बताया। तो आगे मैंने उस बात को पढ़ाने की कोशिश की और स्वर की बजाय फिर मैं वर्ण की बात पर आया। तो वर्ण के बारे में मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि अलग अलग हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग एक्सेंट से हम वर्णमाला को डिसेमिनेट करते हैं, उनको मतलब बताते हैं। एक उत्तर भारत का वह इलाका है जिसमें कि हम पढ़ा रहे हैं कै, खे, गे, घे का की बजाय वो ए के साथ में उसका एक्सेंट लेकर बच्चों को वो ज़िंदगी भर रहता है। फिर और एक वो इलाका है जिसमें कि हम ये बता रहे हैं क, ख, गो, घो, थोड़ा सा ओ के साथ में। तो उन वर्ण के बारे में जब चर्चा शुरू हुई तो मुझे जो जानकारी मेरी बहनों की वजह से थी, जो कि बीएचयू की स्टूडेंट्स नहीं, उनको शब्दोच्चारण की उनके पास पुस्तकें हुआ करती थी, मेरी टीचर्स भी वे रहीं। मैं बहुत छोटा था जब वो पढ़ रही थी, जब बीएचयू में 60s में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि वर्ण का, खा, गा, घा जो भी है,
तो ये दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध व्यंजन और दूसरा स्वरांत व्यंजन। वो स्वर हैं ऊपर वर्ण में, ये व्यंजन है का खा गा घा। तो शुद्ध व्यंजन और स्वरांत व्यंजन। तो बहुत जल्दी मैं जान गया था कि शुद्ध व्यंजन का मतलब कि जो भी व्यंजन है उसमें हलंत लगा हो। हलंत लगने का अर्थ ये है, हलंत का मतलब छोटी सी लकीर जो नीचे का में या खा में या गा में लगी रहती है। और उस संस्कृत का जो हलंत है उसका मतलब ये है कि उसमें स्वर नहीं है। यानी अगर हम थोड़ा सा यहाँ अगर चर्चा हो ही रही है ये, तो बताना चाहें कि माँ, तो राम, तो अगर हम राम कह रहे हैं तो माँ में अगर हमने थोड़ा सा भी आ लगा दिया तो वो स्वरांत व्यंजन हो गया। और अगर हम कह रहे हैं राम, होठ हमारे बंद रहे बात तक, तो वो शुद्ध व्यंजन हुआ। ये एक फर्क था शुद्ध व्यंजन और स्वरांत व्यंजन का। उच्चारण में बहुत बड़ी समस्या आती है ये कि कई बार हम जो स्वर है उसका व्यंजन का जो ज़रूरी है जहाँ जहाँ, वो अगर ना हो तो कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत आती है उसको जिसके कान में पड़ रहा है। यानी ये कहते हैं कि कान में जब भी कोई साउंड किसी की पहुँच रही है, कोई स्वर या व्यंजन पहुँच रहा है, तो पूरा का पूरा पहुँचना चाहिए, वरना उसकी शक्ल कुछ की कुछ बनती है। तो हिंदी के साथ भी ये दिक्कत अलग अलग क्षेत्रों में, और अगर हम बहुत ही परफेक्टली अगर कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये फ़र्क हो, अगर इसको बिल्कुल भी ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि हमारा लहजा है। ये सही और गलत का मामला है, जिसमें जितनी क्वांटिटी लगना है टाइम की, स्वर की जितनी क्वांटिटी लगना है उतनी ही लगेगी। उससे ज़्यादा लगी तो उसका शब्द अलग सा सुनाई देगा। कुल मिलाकर शुद्ध व्यंजन और स्वरांत व्यंजन। बात तो खैर ये हुआ कि इसको अंग्रेज़ी की स्पेलिंग से बताने में मुझे बड़ी आसानी हुई। जब भी कभी कोई वर्कशॉप ऐसी हुई, टेलीविज़न जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके स्टूडेंट्स जो भी यूनिवर्सिटी में गया मैं, और जब कभी इस तरह की बातचीत हुई तो मुझे बड़ी आसानी हुई। मसलन अगर हम प्रतिज्ञा कह रहे हैं तो प्रतिज्ञा को आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि प्रतिज्ञा, तो प्री और प्रा, इसका फर्क है। तो PRA से अगर हम शुरू कर रहे हैं, PRA प्रा, PRI प्री, तो प्रतिज्ञा अगर किसी ने बोला तो वो जो भी जानते हैं या जो भी उसका असर है अपना प्रतिज्ञा का, वो असर कम हो जाता है अगर उच्चारण उसका सही ना हो। बहुत बारीक सी चीज़ें ज़रूर हैं ये, लेकिन जो अपने बच्चों के इस हिंदी शब्दोच्चारण को लेकर सतर्क हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी ध्यान देकर वो काफ़ी कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं। आमतौर पर जो हिंदी भाषा है और जो भी पढ़ाई हमारी बचपन में हो रही है, बाद में तो खैर जो लोग सिर्फ हिंदी ही पढ़ते हैं उन्हीं के पास रहती है, ये छूट जाती है वो। ये दौर भी हमारा कुछ अंग्रेज़ी का रहा, और उस अंग्रेज़ी के दौर में उर्दू बड़ी खूबसूरत उसकी भाषा होने के उसको नाम दिया जाता है कि बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी अच्छी सी भाषा है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है मुशायरों में। इसीलिए उर्दू जो कवि हैं यानी शायर हैं उनका दबदबा ज़्यादा रहता है। तो ये जो प्रोनंसिएशन है, इस प्रोनंसिएशन पर अगर ध्यान लगा दिया जाए थोड़ा सा, और आज हिंदी दिवस के मौके पर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिस पर कि भारतीय भाषाओं को महत्व देने की बात है, और जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम ख़ास तौर पर भारतीय भाषाओं और जो भी हिंदी भाषी इलाके हैं, ज़ाहिर है कि उसमें हिंदी पर हम जोर देंगे और काट देंगे हम तमाम और भाषाओं को। तो एक मौका हमारे पास होगा, और इस मौके पर अगर हमें हिंदी के प्रसार के लिए, हिंदी के दबदबे के लिए, हिंदी की खूबसूरती के लिए, हिंदी के महत्व के लिए अगर कहीं शुरुआत करना हो, तो वो शुरुआत शायद प्रोनंसिएशन या उच्चारण, उर्दू में जिसको तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं, अंग्रेज़ी में जिसको हम प्रोनंसिएशन कह रहे हैं, यहाँ से करने में बड़ा चमत्कारिक प्रभाव डाल सकते हैं हम हिंदी के विकास में। सुनने में अगर वो बहुत अच्छी लगेगी, अपना पूरा असर देगी जो हर भाषा देती है वो। तो ये जो चर्चा है आज की, इसको बहुत एलोबरेट किया जा सकता है, लेकिन वो एक क्लासरूम की सिचुएशन बनेगी, वो एक वर्कशॉप की सिचुएशन बनेगी, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं की जा सकती छोटे से प्रोग्राम में।
कुछ और बातचीत अगर करना चाहें तो शब्द का आकार, एक एग्जाम्पल लें अगर हमें जो 3-4 अक्षरों के जो शब्द हैं उनके विग्रह ना पता हो। एक जिक्र आया कि वो जो नहीं उसको ज़्यादा अंदाज़ा था, तो उसने कहा कि सरलता, तो मुझे कान में सुनने में कि सरलता क्या चीज़ हुई, तो वो कहना चाहता था सरलता। तो सरल एक, ता दूसरा, 2 हिस्से हैं, तो सरलता, और उसको अगर कोई सरलता कह दे तो सुनने में अड़चन आ जाती। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, और इस तरह के विग्रह, इस तरह के जो वर्ण हैं, जो भी मतलब व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के, जैसे सा सड़क का, शा शरीफे का, शक्कर का, और शा षटकोण का, भविष्य का। तो इनके जो अंतर हैं, हालांकि मैनेज कर लेते हैं, जो हिंदी के टीचर्स हैं वो मैनेज करते हैं, ध्यान ज़रूर कम लगाते हैं। जो बच्चा नहीं इसको मैनेज कर पा रहा है जल्दी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये मैनेज किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर शक्कर का शा और षटकोण का शा, इसका जो फ़र्क है, इस फ़र्क में बड़े होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है उसकी हिप्नोटिक इफेक्ट का, उसके सम्मोहक जो प्रभाव है उसका फ़र्क पड़ जाता है। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रसार के लिए, हिंदी के दबदबे के लिए अगर उच्चारण पर अगर हम ध्यान देंगे, और अगर ये जो मौका हमें मिला है हिंदी को महत्व देने का, उसमें अगर उच्चारण को पकड़ लेंगे कि उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। उर्दू वाले बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देते हैं, अंग्रेज़ी वाले तो बाकायदा फोनेटिक्स उनकी जो पूरी ब्रांच है, और उनके यहाँ जो सिस्टम है कि हर साउंड के लिए, अब आज जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है IPA, कि वो अक्षर, वो साउंड अगर उनकी वर्णमाला में नहीं है और वो साउंड भी आ रही है, तो उसके लिए भी उनके पास फोनेटिक साइन है। यानी हिंदी का णा, हिंदी के णा को अगर अंग्रेज़ी का विद्वान लिख के कहना चाहे तो वो लिख के कह सकता है कि ये णा है, ये हड़ा है पढ़ाई का, ये ढा है ढक्कन का। ये सब जो चीज़ें हैं, आज के दिन ये बातचीत करने की मेरी इच्छा थी। ये एक भाग था बातचीत का। ज़ाहिर है कि बच्चों के स्तर पर ही ये संभव था। थोड़ा सा बड़े होके जो भी एक चर्चाएं होती हैं, और आमतौर पर जो हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं वो भी सुनते रहते हैं, हम पत्रकारगण भी सुनते रहते हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एक वर्कशॉप में, हिंदी डिपार्टमेंट था उनका, शायद है कि आनंद लाल कॉलेज था वो, तो इस पर एक बड़े यानी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ थे, गोविंद सिंह। तो उस वर्कशॉप में बच्चे पीछे पड़ गए। बच्चे का मतलब बड़े बड़े ये विद्यार्थी, बाकायदा बहुत ही जागरूक, राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक थे वो, और उन्होंने सीधा आरोप बिल्कुल हिंसक अंदाज में वो लगाया कि पत्रकारिता हिंदी को बिगाड़ रही है, हिंदी को बर्बाद कर रही है। और वो जो हमारे मित्र थे गोविंद सिंह, वो उस वक्त थे मतलब बोलने में, उनका दौर था वो। खैर मुझे आना पड़ा, चूँकि मेरा अनुभव अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से निपट पाने का रहा है, वो मैं समझा उसको कि भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये क्या, या अंदरूनी तौर पर ये क्या चाहते हैं। उनका अल्टीमेटली उनका जो मिजाज था, उनका जो तेवर था, वो एकदम आक्रामक था। तो मैंने वहाँ छोटी सी बातचीत की कि भाई पत्रकारिता पर हिंदी को विकसित करने का, हिंदी को परिष्कृत करने का, हिंदी का विकास करने का, ये आपके दिमाग आया कैसे कि ये काम भी उसका है। हिंदी को परिष्कृत करने का, हिंदी को विकसित करने का, हिंदी के प्रसार का काम पत्रकारिता का है, ये बात आपके दिमाग में आई कैसे। तो वहाँ मैं थोड़ा सा मैंने जिक्र किया, भाई पत्रकारिता की अपनी पढ़ाई होती है और उसमें बाकायदा पत्रकारिता के काम बताए जाते हैं कि भाई ये उसके मकसद है। एक न्यूज़ फ्रंट की, इसी न्यूज़ फ्रंट में ये एक एपिसोड बनाया गया था, पत्रकारिता के मकसद, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आसान पड़ेगा ये कि उसको प्रूफ किया भाई कि ये इनके काम है पत्रकार के या पत्रकारिता के। मैंने अपने किताबी ज्ञान से वहाँ पर सिद्ध किया कि पत्रकारिता के जो काम हैं, घोषित कार्य हैं, उनकी सूची में भाषा का विकास, उसका संवर्धन या उसका प्रसार ये नहीं आते। ये भाई हिंदी वालों का काम, वो हिंदी डिपार्टमेंट था
आनंदलाल कॉलेज का, या जो भी कॉलेज वो रहा हो, मुझे याद नहीं है एकदम, काफ़ी पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। तो वो बात कही मैंने कि भाई ये काम नहीं है, लेकिन वहाँ बात छोड़ी नहीं, वहाँ बात आगे बढ़ाई कि भाई ये हिंदी का विकास, हिंदी का संवर्धन, ये काम है किसका? तो ये बात आई कि हिंदी वालों का है, जो भी हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो भी हिंदी जिनका व्यवसाय है। और याद दिलाया मैंने कि भाई अभी भी हम ये पढ़ा रहे हैं कि कबीर, सूर, तुलसी, हम अभी भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों के नाम से पढ़ा रहे हैं, उनकी रचनाएं पढ़ा रहे हैं, जो निबंध हैं बहुत अच्छे निबंध, वो सब उन्हीं के हम पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हिंदी के विकास के लिए आप क्या बिल्कुल आधुनिक, यानी पिछले 8-10 साल में आपकी नज़र में जो भी हिंदी कवि, हिंदी लेखक, यानी हिंदी गद्यकार वो आते हों जिनका आप जिक्र कर दें? बहुत देर तक सन्नाटा था उसमें, बहुत देर तक सन्नाटा था। वो जो फैकल्टीज़ भी थी कि भाई हम किन लोगों के नाम लें इसमें जिनका काम है ये। क्या आपको भी नहीं लगता कि ये जो साहित्यिक पत्रिकाएं जो बहुत कुछ ये काम किया करती थी वो काफ़ी पहले गायब हो गई हिंदी की? ये किसकी जिम्मेदारी थी? अलबत्ता हम उनको, उन पत्रिकाओं को भी हम कहा करते थे कि ये पत्रकारिता ही है, लेकिन वो ज़्यादा काम भाषा का कर रही थी। भाषा का संवर्धन, जो भी रुचि का निर्माण, वो काम वो कर रही थी, वो गायब है। आज के दिन, हिंदी दिवस के दिन, अगर हम इन सब पहलुओं पर बातचीत करना चाहेंगे तो वो काफ़ी काम की हो सकती हैं। और आप लोग भी अगर हिंदी भाषा के उच्चारण पर अपने बच्चों को, और बहुत छोटा सा काम है ये, बड़ा नहीं है, जो भी अभिभावक हैं वो बहुत आसानी से ये पाठ ले सकते हैं, जो भी जानकार लोग हैं, या अगर ना हो तो उनको बनवाने में मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आगे कभी इन विषयों पर लंबी चर्चा इसी न्यूज़ फ्रंट के किसी एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।